नमस्कार, सांझ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू सोनी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर जी। पहले तो आपका स्वागत है सांझ समाचार में। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एमपीएल की जो संकल्पना हुई है, कहाँ से शुरू हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है? तो निश्चित रूप से ये मैं कहना चाहूँगा कि ग्वालियर में जो एमपीएल शुरू हुआ है और इस बार उसका दूसरा संस्करण, उसका कल फाइनल शुरू हो रहा है, आज सेमीफाइनल है उसके। तो जो स्थानीय प्रतिभाओं को उभारने की कल्पना जो है वो महाआर्यमन सिंधिया ने उसको इस रूप से लिया कि पहले उनके दादाजी जो माधवराव सिंधिया थे, उन्होंने सिंधिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट ग्वालियर में शुरू किया था। वो कई साल तक चला, उसके बाद बंद हो गया। उसके बीच पूरे देश भर में क्रिकेट की बहुत सारी प्रतियोगिताएं होना शुरू हुई और वो प्रतियोगिताओं के बीच में स्थानीय जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो जिस तरीके से देश में 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, उसी तर्ज पर अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी स्थानीय लीग शुरू हुई। वैसे मध्य प्रदेश में भी इस लीग को शुरू करने का श्रेय मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ महाआर्यमन सिंधिया को भी जाता है कि सिंधिया फैमिली ने सिंधिया ट्रॉफी उसमें रखी और वो सिंधिया ट्रॉफी के लिए पिछले साल पहली बार ये प्रतियोगिता ग्वालियर में हुई। इस बार वो इंदौर में होने वाली थी, लेकिन इंदौर में बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होने के चलते उसको पुनः ग्वालियर शिफ्ट किया। ग्वालियर में भी बारिश हो रही है, लेकिन कल के मैचेस रात के बहुत अच्छे हुए हैं। आज भी सेमीफाइनल 2 हो रहे हैं लड़कों के, और उस हिसाब से इस कल्पना को जिसको हमारे मध्य प्रदेश के सारे जिलों में वहाँ से जो प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ी इकट्ठे करने का श्रेय निश्चित रूप से महाआर्यमन सिंधिया को जाता है। और उनकी ही संकल्पना थी ये कि ग्वालियर में जो उनके परिवार ने जो क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया था, बीच में बंद हो गया, उसको नए तरीके से शुरू किया है। तो एमपीएल की शुरुआत ऐसी शुरू हुई। 24 जून मंगलवार को जो एमपीएल का फाइनल मैच होने वाला है, उसमें युवाओं को लेकर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, इसमें कैसा क्या लग रहा है? देखिए, पिछली बार जब ये प्रतियोगिता ग्वालियर में हुई थी तो वो उसमें कोई भी टिकट नहीं रखा गया था और ये मान के हम चल रहे थे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है यहाँ पर, माधवराव सिंधिया स्टेडियम। तो उसमें हम लोगों ने ये सोचा था कि पहली बार क्रिकेट की टूर्नामेंट यहाँ पर हो रही है, ऐसी जो एमपी लीग है, जो एमपीएल है, तो उसमें बिना टिकट रखे तो काफ़ी उसका उत्साह युवाओं में देखने में आया था। इस बार भी हमने टिकट बहुत कम रखे हैं, 50 और 100 रुपये के टिकट रखे हैं। वो इसीलिए रखे नॉमिनल कि लोगों में ये भावना भी जागृत होना चाहिए कि क्रिकेट देखने जाना है तो कुछ ना कुछ तो पैसा देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम बना है और इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो पिछले 3-4 दिनों की जो रिपोर्ट्स हैं, बारिश के दिन यदि छोड़ दी जाए तो अच्छी संख्या में युवा वहाँ पर आकर उस क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और एमपीएल में भी यदि स्थापित खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने रणजी ट्रॉफी जीतने में सहयोग दिया, जो आईपीएल में खेल रहे थे, उनके साथ साथ में नई प्रतिभाएं भी बहुत तेज़ी से उभर रही है और यही उस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य भी है। तो निश्चित रूप से युवाओं को एमपीएल के कारण निश्चित रूप से बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और क्रिकेट इस क्षेत्र में, चाहे वो श्योपुर हो, चाहे भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे शिवपुरी हो, इस क्षेत्र में भी युवाओं को आकर्षित करेगा। एमपीएल 13 दिन जो मैच चल रहा है, 13 दिनों से, तो उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? देखिए, पिछले साल लड़कों की टीमें थी, इस बार इस टूर्नामेंट में 3 महिलाओं की टीम्स आई है। और ये मैं निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि हमने जो टीमों के नाम रखे हैं वो भी वाइल्ड लाइफ को लेकर रखे हैं। ऐसा किसी भी प्रदेश की जो लीग चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, तेलंगाना में चल रही है, आंध्र प्रदेश में चल रही है, अलग अलग स्टेट्स की जो लीग चल रही है, उन्होंने अपने अपने नाम दिए, लेकिन हमने जैसे पिंक पैंथर नाम दिया है या ग्वालियर चीता नाम दिया है। तो इस तरीके से हमने वन्य प्राणियों पर नाम देके हमने अलग अलग टीम्स को इसमें उतारा है। तो निश्चित रूप से पिछली बार जितनी टीम्स थी इस बार ज़्यादा टीम्स है लड़कों की, और लड़कियों की टूर्नामेंट या महिलाओं के क्रिकेट को हमने पहली बार इस बार इंट्रोड्यूस किया है। मतलब पहली बार एमपीएल 2024 में हुआ, 2025 में हमने महिलाओं की 3 टीमें उतारी है। अगली बार और ज़्यादा टीमें आएंगी और उद्देश्य यही है कि हर डिवीज़न की तरफ से एक टीम आ जाए। तो मध्य प्रदेश में यदि 11 डिवीजन्स हैं, तो 11 डिवीजन, तो अभी इंदौर की टीम है, भोपाल की टीम है, ग्वालियर की टीम है, रीवा की टीम है, बुंदेलखंड की टीम से। तो ये जो अलग अलग टीम्स आ रही हैं, जबलपुर की टीम है, पिछली बार जबलपुर ने ट्रॉफी जीती थी। तो
तो पूरे मध्य प्रदेश की सारी टीम्स यहाँ पर आकर खेले और एमपीएल के जरिए वो मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी में भी खेले, आईपीएल में भी खेले और अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है उसमें मध्य प्रदेश का भी सहयोग या प्रतिभागिता हो, ये इस टूर्नामेंट का एक मुख्य उद्देश्य है। टीमों के प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, क्रिकेट है तो क्रिकेट में हार जीत तो चलती रहती है, कोई भी खेल हो उसमें हार जीत चलती रहेगी, तो क्रिकेट में भी हार जीत चलती है। कुछ इंदौर की टीम जो ऐसा माना जा रहा था कि अच्छी खेलेगी लेकिन वो पहले ही हार गई है। अब कल रात को जो मैच हुआ उसमें बुंदेलखंड की टीम हार गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी टूर्नामेंट है 20 ओवर्स की जिसमें हर बॉल का बड़ा महत्व है, तो उसमें कब कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपने पिछले दिनों आईपीएल देखा होगा अहमदाबाद में 3 जून को जो हुआ, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि आरसीबी हार जाएगी, लेकिन आरसीबी जीत के आ गई। आरसीबी का जो कप्तान है रजत पाटीदार वो इंदौर का है, मध्य प्रदेश का है, तो उसके कारण मध्य प्रदेश की तरफ भी लोगों की निगाहें मुड़ के आई। और इस बार आपने देखा होगा कि आईपीएल में मध्य प्रदेश के 11-12 लड़के खेल रहे थे। तो ये नीचे की पौध जो धीरे धीरे ऊपर आ रही है उसको हमने जो ट्रेनिंग दिया या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने जो चंद्रकांत पंडित के रूप में कोच लाया पिछले 5-6 साल से, उसने बहुत सारी नई प्रतिभाओं को तराशा है और उसी के कारण मध्य प्रदेश का नाम देश में अब काफ़ी अच्छे तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में लिया जा रहा है। अभी तक आपने एमपीएल से अनुभव लिए होंगे, तो आप क्या मानते हैं इसमें कितना क्या कुछ घटाया जा सकता है या फिर क्या जोड़ा जा सकता है? देखिए, पिछले बार जब हमने एमपीएल की जिसको कहते हैं मीटिंग ग्वालियर में की थी पिछले साल इस टूर्नामेंट होने के पहले, और ग्वालियर का नया स्टेडियम शुरू होने के साथ साथ भी टूर्नामेंट की जो बात आई थी, तो उसमें अलग अलग विचार आए थे कि किस तरीके से टीमों को बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में क्रिकेट को ले जाया जाएगा जहां पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर्मल तरीके से वहां पर प्रवेश नहीं है। तो आदिवासी क्षेत्रों में भी तो महारेवंत सिंधिया जी ने ये किया कि उन्होंने जो फ्रेंचाइजी हैं टीम के उन लोगों के लिए ये जरूरी कर दिया कि हर टीम में 2 बच्चे तो ऐसे हों जिनको उस क्षेत्र से लिया जाए जहां पर क्रिकेट का फॉर्मल कोचिंग नहीं होता है। तो इस तरीके से विचार आने के बाद नई नई चीज़ें आती जाएगी। और उसी बार पिछली वक्त की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये मुद्दा आया था कि यदि हम लड़कों के लिए एमपीएल कर रहे हैं तो लड़कियों के लिए क्यों नहीं। तो हमने सोचा कि पहला साल है तो लड़कियों के लिए अभी नहीं करते हैं। इस बार हमने लड़कियों की टीमें कर, तो इस बार 3 लड़कियों की टीमें अगली बार और बढ़ के आएंगी। तो ये डिपेंड ये उस पर निर्भर करता है कि फ्रेंचाइजी लोग जो टीम खरीदने वाले लोग हैं वो उद्योगपति है, जैसे सिंघानिया ग्रुप ने मेरे ख्याल से ग्वालियर की टीम को खरीदा है, इंदौर की टीम मोइरा स्टील ने खरीदी है, रीवा की टीम और किसी ने खरीदी। तो उन लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक घराने हैं उन लोगों को भी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आगे आना चाहिए। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये टूर्नामेंट जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें और नए नए भी जिसको कहते हैं प्रयोग करते जाएंगे। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि महिलाओं की टूर्नामेंट इस बार शुरुआत हुई है, अगले बार और टीमें बढ़ेंगी। तो टूर्नामेंट पिछली बार कम दिनों का था, इस बार ज़्यादा दिनों का, अगले बार और कुछ आगे बढ़ेगा। तो आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि जो टीमें पहले कम थी अब टीमें और बढ़ती जा रही है। टीमें बढ़ती जा रही है तो करीब 1.5 महीने तक आईपीएल चलता है। अब वो 1.5 महीने तक आईपीएल चलने के बाद में भी लोगों की उसमें उतनी रुचि बनी रहे, ये भी आयोजकों को ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसको लेकर एकदम हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे ये विश्वास है कि एमपीएल जिस तरीके से शुरुआत हुई है 2 साल से, अगले कुछ वर्षों में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता बनकर उभर कर आएगी साहब। आईकॉम सेंटर को लेकर आपका क्या कहना है? मैं निश्चित रूप से मैसेज देना चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक एक्सलेंस की जो ज़रूरत है आज के ज़माने में, क्योंकि हमारे पत्रकार बहुत तेज़ी में हैं और बहुत जल्दबाजी में कई बार गलतियां कर देते हैं। और मेरी पत्रकारिता में 4 दशक के बाद में का मेरा जो अनुभव है वो यही है कि यदि पत्रकार लोग पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा लेखन नहीं कर पाएंगे। और उनको अलग अलग क्षेत्रों की जानकारियाँ होना चाहिए। पत्रकारों को, जो पुराने पत्रकार थे उन लोगों को निश्चित रूप से पुराने हर अखबार में एक बेहतरीन सी लाइब्रेरी होती थी और समय था। प्रिंट जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद पत्रकारिता बदलती चली गई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया, उसमें एक न्यू मीडिया आ गया है। तो पत्रकारिता भी जो बदलती जा रही है तो उसके चलते जो नए नए चैलेंजेस हैं या नई नई चुनौतियां हैं उसको देखते हुए पत्रकारों को अपना जो ज्ञान का भंडार है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि नए पत्रकार जो पत्रकारिता महाविद्यालय से ग्रेजुएट होकर आते हैं, कई साल मैंने भी बहुत सारे पत्रकारों को नौकरियां दी,
तो वो देखने में आया कि उनका भाषा पर उनकी पकड़ नहीं है, उनको अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी नहीं है। अब आज यदि ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध यदि चल रहा है तो इनकी ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति क्या है, अमेरिका ने कब किस पे साथ युद्ध किया, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में जब वो यूनिपावर हो गई पूरे वर्ल्ड में, जब एक ही सत्ता सामने आई, अब लग रहा है कि वापस दो सत्ताएं सामने आ रही है। यदि ईरान रशिया के पास मदद मांगने जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो नए नए विषय बहुत सारे आजकल पत्रकारों को लिखने के लिए, पुराने ज़माने में सिर्फ राजनीति पे लिखा जाता था या थोड़ा शहरों के मुद्दों पर लिखा जाता था, थोड़ा कृषि के ऊपर लिखा जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आप किसी भी अखबार को पलटाइए उसमें पता लगेगा कि लोग विशेषज्ञ के रूप में लिख रहे हैं। तो ऐसा एक्सेलेंस का जो सेंटर है वो अलग अलग स्थानों पर खुलना चाहिए और उससे पत्रकारों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और नए पत्रकार जो आ रहे हैं उनको भी ये पता लगेगा कि पुराने पत्रकारों ने क्या काम किए थे। ऐसा मुझे लगता है कि वो वैसा ही प्रयास डॉक्टर पांडे ने किया है। तो इसको, और इसमें जैसा आपने एमपीएल के बारे में पूछा मुझे, तो मैं भी उसमें पांडे जी को भी सुझाव देना चाहूँगा कि एक्सेलेंस सेंटर में भी बहुत कुछ आगे करने के लिए स्कोप है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा नई नई आइडियाज़ आएंगी और निश्चित रूप से इससे जिसको कहते हैं कि इंस्पायर होके बहुत सारे और लोग भी कुछ अच्छा काम करेंगे। और जो नई पौध है पत्रकारों की उनको निश्चित रूप से यहाँ आना चाहिए, तीर्थ स्थल है वो ये यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर निकाल कर, क्योंकि अखबारों में मैंने देखा, बड़े बड़े अखबार में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में भी आजकल पुस्तकालय नहीं है या ग्रंथालय नहीं है या वहाँ पर रेफरेंस की चीज़, क्योंकि सब लोगों को लगता है सारी चीज़ें गूगल पे है, लेकिन सारी चीज़ें गूगल पे नहीं मिलती है। और आपको यदि वाकई बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी विषय का या बेसिक नॉलेज चाहिए हो तो आपको किताबें पढ़े बिना कोई चारा नहीं है, किताबों में ही कंटेंट है। तो उन्हीं किताबों के बारे में अभी पांडे जी से चर्चा हो रही थी और वो कुछ आगे करने भी वाले हैं। तो अगली बार जब मैं वापस यहाँ आऊँगा तब मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या बदलाव हो रहे हैं। पर निश्चित रूप से इस तरीके के केंद्र को मेरी शुभकामनाएं हैं। तो देखिए, पिछले साल ही इंडिया बांग्लादेश का T20 मैच, जैसे ही ये स्टेडियम का उद्घाटन हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर ग्वालियर में हुआ था। तो करीब 12-14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच वापस लौट के ग्वालियर आया था। तो अब ग्वालियर में नया स्टेडियम बन गया है, तो निश्चित रूप से नए मैचेस और भी आएंगे यहाँ पर। जो अभी तक तो मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर ही केंद्र था, तो अब ग्वालियर में भी होगा। और जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश के T20 मैच के साथ ये जो जड़ता थी वो टूट गई है, और जो जिसको कहते हैं एक ड्राउट या जिसको कहते हैं सूखा पड़ गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का ग्वालियर में, वो तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश का मैच अब इसके बाद में नए मैचेस बोर्ड जो देता जाएगा उसको यहाँ पर ग्वालियर की जो भी स्थिति है उसके हिसाब से नई नई मैचेस खेलते जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रांत समाचार में आने के लिए और हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।